हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले भी 3.3 हमने शुरू करी थी, उसमें प्रश्न नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। तीसरे प्रश्न की बारी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इक्वेशन देगा नहीं, इक्वेशन हमें पढ़ करके बनानी पड़ेगी और फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे इक्वेशन बनाना है ये बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ध्यान से देखें, क्योंकि जो हम इसमें पढ़ेंगे वही आगे आने वाली प्रश्नावलियों में काम आएगा एज इट इज, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है तीसरे का, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो किनको ज्ञात करना है? दो संख्याओं को। तो मैंने आपको पहले भी बताया है और पूरे चैप्टर में काम आएगा, जिन भी दो चीजों को ज्ञात करना हो उनको हमेशा x और y मान लेना है, काम खत्म। उसके बाद आप यहां पर लिखोगे हल में, माना दो संख्याएं x एवं y हैं, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई दिया है कितना? 26 के बराबर। आगे एक संख्या, कोई भी एक संख्या, चाहो तो x बोल दो, चाहो तो y बोल दो, दूसरी वाली संख्या की 3 गुनी है, तो x जो है y की 3 गुनी है। अब यहां x में से y माइनस किया है, मतलब x बड़ा है तो x इधर ही लेना पड़ेगा, फिर 3y उधर आ जाएगा। एक संख्या दूसरी वाली संख्या की 3 गुनी कर दी हमने, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ये दो समीकरण बहुत आसानी से यहां पर आ गया। अंतर का मतलब डिफरेंस, तो x से y माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा और 3 गुना हमने कर ही लिया है। अब क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि में ये करते हैं कि किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे में रखते हैं। यहां निकला हुआ रखा है, कमाल की बात यह है समीकरण नंबर 2 में x का मान निकला हुआ ही है, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, ये x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे, रखने के बाद तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो देखो कंप्लीट कर लेते हैं इसको। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं तो ये बन जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। आगे बात करें तो ये हो गया 2y और ये है 26, तो y का मान आ गया 26/2 मतलब 13। ये y का मान उठा करके कौन सी समीकरण में रखेंगे? समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या बनेगा? ये 13 उठा करके यहां रख दो तो x आ जाएगा 3 गुणा 13 मतलब 39। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी है? 39 और 13, जिनका अंतर तो 26 है और एक दूसरे की 3 गुनी है। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। बी पार्ट देखते हैं, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन यहां पर आएंगे तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए बी पार्ट, देखिए इसका बी पार्ट भी बहुत आसान है। इसने कहा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण बताने हैं हमारे को। तो पहले तो मैं लिख दूं कि भाई जो चीज हमें पूछी जाती है उसको हम x और y मान लेते हैं। तो माना दो संपूरक कोण x एवं y डिग्री हैं, ठीक है, x और y डिग्री हैं। तो अब यहां खास बात क्या है कि बड़ा कोण मान लो x है, बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटा कोण मतलब y से 18 डिग्री ज्यादा है। y से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है, ठीक है। डिग्री नहीं लगा रहा मैं सब जगह, सिंपल अंडरस्टूड है कि डिग्री तो आएगा ही। समीकरण नंबर 1 आ गया यहां पर। अब बात सुनो ध्यान से, यहां पर x बराबर y प्लस 18 तो एक ही समीकरण हुई और यहां पर कोई दूसरा हिंट भी नहीं दिख रहा कि दूसरा समीकरण क्या है, लेकिन एक छोटा सा हिंट है यहां पर। उसने कहा है कि संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। अगर क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि केवल एक ही समीकरण दे रखी है, दूसरी का तो हिंट ही नहीं है, तो समझ के चलो, मान के चलो कि वहां पर कुछ ना कुछ और ऐसा कुछ लिखा हुआ है जहां अंडरस्टूड है कि दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी। तो संपूरक कोण किसको बोलते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री आ रहा हो, तो संपूरक कोण उसने बोल दिया, इसका मतलब x और y का जो योगफल आएगा
वो 180 डिग्री आएगा। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। तो ये दो समीकरण क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दे रखी थी, लेकिन हिंट छिपा हुआ था, तो कभी कभी इस तरह से भी पहचानना पड़ता है। ठीक है, अब बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि आप लगा दो। किसी एक से x का मान निकाल करके दूसरे में रखना होता है। समीकरण एक में x का मान निकला आया रखा हुआ है, कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल यहां से मान उठा करके यहां रख देना है। तो यहां पर लिखोगे आप समीकरण एक से x का मान 2 में रखने पर क्या बनता है। देखो यहां से उठाया x का मान, ये पूरा यहां रखेंगे तो y + 18 + y बराबर 180। ठीक है, तो y और y मिलकर के हो गया 2y, ये है 18 और ये है 180। तो 2y हो गया हमारे पास 180 - 18 कितना हो गया, ये हमारा होएगा 162 डिग्री। तो y कितना आ गया 162 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 81 डिग्री आ गया y का मान। ठीक है, y 81 आ गया है। y का मान उठा करके यहां रख दो समीकरण एक में, आपको x का मान मिल जाएगा। समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक में y का मान रखो तो x आ जाएगा आपके पास y + 18, y का मतलब 81 है और ये 18 है, दोनों को जोड़ोगे 99 आ रहा है, 99 डिग्री। x आ गया 99 डिग्री, y आ गया 81 डिग्री, दोनों का टोटल 180 है और डिफरेंस 18 डिग्री है। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस पहचानना होता है कि इक्वेशन क्या बनेगी। अगर इस तरह के प्रश्न होते हैं ना जिसमें इक्वेशन हम लोग पहचानते हैं, तो उसमें इक्वेशन जनरली आसान आती है। बाकी जहां इक्वेशन ही दे देता है डायरेक्ट, वहां कंपैरेटिवली इक्वेशन थोड़ी सी मुश्किल देता है वो। और जहां इक्वेशन हम पहचानते हैं, खुद निकालते हैं पढ़ करके, वहां इक्वेशन कंपैरेटिवली आसान बनती है, तो कैलकुलेशन कम होती है। जनरली ऐसा होता है। चलिए सी पार्ट देखते हैं। इसका तीसरा पार्ट भी बाकी के दो पार्ट की तरह आसान है, आगे ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। जिस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जो चीज पूछा है उसको x और y मान लेना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। अब यहां पर क्या बोला है इसने बोला है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें तो 3800 रुपए में। तो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, फिर इक्वेशन बनाएंगे। 7 बल्ले प्लस 6 गेंदें, ये आ रहे हैं 3800 रुपए में। और 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3 तो लोगे बल्ले और 5 गेंदें, ये हमारी आ रही है कितने रुपए में 1750 रुपए में। अब हमें समीकरण बना लेना है। कैसे बनेगा देखो ध्यान से। एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो गया 7x रुपए। एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो गया 6y रुपए। किसके बराबर है 3800 के बराबर है, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 3 बल्लों का मूल्य 3x रुपए। एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 5 गेंदों का मूल्य 5y रुपए, जो बराबर है किसके 1750 रुपए के। 2 समीकरण बन गए। सिंपल 2 समीकरण बने हैं, इनको सॉल्व कर लेना है। अब हल करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा क्योंकि गुणांक थोड़े बड़े बड़े से आ गए, तो किससे भाई x या y का मान निकालें और किस में रखें, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए भाई सबसे छोटा गुणांक कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा गुणांक दिख रहा है यहाँ पे। तो दूसरे वाले समीकरण से ही आप x का मान निकाल लो और फिर पहले में रख देना, वही सबसे ज्यादा आसान पड़ेगा, उससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। यहां पहले 3x इधर रख लेते हैं और 5y को उधर भेज दो, तो 1750 माइनस 5y। तो यहां से x का मान हमारे पास आ गया 1750 माइनस 5y बटे में 3। ये हमें समीकरण नंबर 3 मिल गई।
3 नंबर से समीकरण 1 में मान रख दो, 2 में से तो निकाला ही है तो 2 में से रखेंगे नहीं, 1 में रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई 2 में क्यों नहीं रख सकते, 2 में रखोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये समीकरण बराबर आ जाएगी अपने आप ही, 1750 बराबर 1750 आ जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, ना x ना y, इसलिए हम 2 में नहीं रखते हैं, उससे तो निकाला ही है क्योंकि, तो 1 में रखना है। अब रख दिया तो नहीं, अभी रखना है तो अब रखते हैं। देखो ये x यहां पर रखोगे तो 7 गुणा 1750 माइनस 5y बटे में 3 है और प्लस में 6y है बराबर में 3800। 7 को अंदर गुणा कर लो जरा, तो ये बनेगा 12250 माइनस 7 पंजे 35y और नीचे 3 ही है अभी तक, ये 6y बराबर हो गया 3800 के। यहाँ पर एलसीएम ले लो, अब एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम है यहाँ पर और ये बन जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस में 6 तिया 18y बराबर में 3800। ये 3 उधर गुणा में ले जाओ, गुणा में ले जाओगे तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 12250 माइनस 35y प्लस में 18y बराबर 3 से अगर गुणा करते हो तो बनता है 11400। आप करके देख लेना आराम से। अब देखो ये दोनों मिलकर के कितना बनेंगे, माइनस का 17y बराबर, और ये अगर आपने उधर भेज दिया तो ये बनेगा 11400 में से 12250 माइनस होके माइनस का 850 बनेगा। आप घटा के देख लेना आराम से, माइनस से माइनस तो कट गया और y यहां से आ गया 1800 850 बटे 17, 17 5 85 तो 50 हो गया। ये y का मान 50 आ गया तो यहां से x आ जाएगा। समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या बनेगा, ये बनेगा x बराबर 1750 माइनस 5y, 5 से गुणा करके लिखो इसको तो 250 हो गया, 55 25 और नीचे कितना है 3, घटाओ जरा 1750 में से 250 घटाओगे तो 1500 आएगा, 1500 को 3 से भाग दोगे तो ये 500 के बराबर आ गया। तो x का मान तो 500 है और y का मान 50 है। इसका मतलब एक बल्ले का मूल्य है 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य है 50 रुपए। ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी बाकी पीछे के 2 प्रश्नों से, लेकिन समीकरण अगर आपको बनाना आ गया है तो सिंपल बस करते जाओ अपना अपना काम, अगर सही कर रहे हो तो आंसर आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न लेते हैं और आगे के जो 3 प्रश्न बचे हुए हैं, इसका चौथा पार्ट, 5वां पार्ट और 6ठा पार्ट, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक प्रश्नावली में आएंगे और एग्जाम में भी आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और हर एक में रिपीट होंगे, तो ये एक पैटर्न है, आपको पैटर्न पकड़ लेना है, सब जगह आपको हेल्प मिलेगी इससे। देखिए स्टार्ट करते हैं चौथा पार्ट। देखिए चौथा पार्ट है, बहुत ही बढ़िया पार्ट है, मैं एक बार पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है और फिर सॉल्व करेंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, जिस पे क्वेश्चन लगाया है उसको x और y लेना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये तो चलो बात की बात है, मेन बात है कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। तो देखो क्या सिचुएशन है, एक टैक्सी है, टैक्सी चल रही है, टैक्सी का ये सीन है कि आपने बुक करा दी टैक्सी फोन पे, या टैक्सी अगर आपकी बुक हो गई है तो एक फिक्स अमाउंट तो आपको देना ही देना है। जैसे मान लो 50 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, उसके बाद जितने किलोमीटर चलोगे उसके अलग से रुपए हैं। तो फिक्स भाड़ा, नियत भाड़े का मतलब है जैसे मान लो 50 रुपए लग रहे हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें कुछ और आएगा वन, इसकी बात बाद में करेंगे। मान लो 50 रुपए नियत भाड़ा है, आपको चलना है 3 किलोमीटर और नियत भाड़े के अलावा हर किलोमीटर का 10 रुपए और लगेगा मान लो, तो नियत भाड़ा 50 रुपए है और 3 किलोमीटर चलना है तो 30 रुपए और देने पड़ेंगे, तो ये 80 रुपए हो गया भाड़ा 3 किलोमीटर का। मान लो आपको 5 किलोमीटर चलना होता, 5 किलोमीटर के हिसाब से 50 प्लस 5 किलोमीटर के 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपए और बनते, तो कितने रुपए हो जाते 100 रुपए।
तो 3 किलोमीटर के 80 रुपए, 5 किलोमीटर के 100 रुपए, इस तरह से चलेगा। तो ये इधर वाली चीज चेंज होती जाएगी जितने किलोमीटर आप बढ़ाते जाओगे, और ये फिक्स है, ये सब में लगेगा। थोड़ी दूरी के लिए जाओ या ज्यादा दूरी के लिए जाओ, तो इसको बोलते हैं नियत भाड़ा, कि इतना तो लगेगा ही लगेगा। ये तो अलग से ही है, बुक कराने का चार्ज है मान लो, उसके बाद एक एक किलोमीटर के हिसाब से अलग से भाड़ा लगेगा, वो दोनों का टोटल कुल भाड़ा होगा। तो यहां पर ये सिचुएशन में एक बार फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से समझो आप। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो कुल भाड़ा क्या हो गया? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यहां पर पूछा भी यही है कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। तो यहां पर x और y मान लो, इसको ये लिखोगे आप, माना नियत भाड़ा x रुपए है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है, ये मान लिया हमने। अब आगे क्या बोला है? 10 किलोमीटर के लग रहे हैं 105 रुपए। तो मैं यहां लिख देता हूं कि 10 किलोमीटर के तो देने पड़ेंगे 105 रुपए, और 15 किलोमीटर के देने पड़ेंगे 115 रुपए। तो 15 किलोमीटर के हैं 155 रुपए। अब यहां पर देखो आप, 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना हो, भले ही 15 किलोमीटर जाना हो, x रुपए तो नियत भाड़ा है, वो तो दोनों ही सिचुएशन में देना ही पड़ेगा। x रुपए पहले वाले केस में भी देना पड़ेगा 10 किलोमीटर जाओ, और 15 किलोमीटर जाओ तो भी x रुपए तो देना ही पड़ेगा। अब देखो, 1 किलोमीटर के y रुपए लगते हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे? 10 y। किलोमीटर के हिसाब से यहां 10 y लगेंगे, और किलोमीटर के हिसाब से इधर देखें तो 15 y लगेंगे। 1 किलोमीटर के y रुपए लगते हैं तो 15 किलोमीटर के 15 y रुपए लगेंगे। इसकी कीमत तो आ रही है 105 रुपए, इसका किराया ये आ रहा है, और इसका किराया कितना आ रहा है? 155 रुपया। तो 10 किलोमीटर चलो, 15 किलोमीटर चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नियत भाड़ा तो फिक्स्ड है। उसके बाद ये किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा है, और कुल यहां पर लिखा हुआ है 105 रुपए और 155 रुपए। तो इस तरह से मतलब सॉल्व करना होता है। अब यहां पर समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गई हैं। इन दोनों से किसी एक से x का मान निकालो और दूसरे में रख दो, आराम से आंसर आ जाएगा। x से निकालना आसान है, y निकालना तो मुश्किल है। तो x का मान किसी एक से निकाल के दूसरे में रख दो। देखो, समीकरण 2 से मैं x निकाल देता हूं। समीकरण 2 से x निकालोगे तो ये आएगा x बराबर 155 माइनस 15y, ये समीकरण हो गई 3। और ये समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रखो जरा यहां पर, समीकरण 1 में ये मान रखते हैं तो ये यहां पर आएगा और प्लस में 10y हो जाएगा। तो ये मतलब 155 माइनस 15y प्लस में यहां पर 10y और बराबर में 105। 10y बराबर में 105। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए इस 155 को उधर ले जाओ आप, और इधर बचेगा माइनस का 15y और प्लस में 10y और बराबर में 105 माइनस 155। माइनस 15 प्लस का 10 माइनस का 5 बचेगा, और 105 में से 155 जाएंगे तो माइनस का 50 बचेगा। माइनस से माइनस आप हटा लो तो y कितना आ जाएगा? यहां से y आ जाएगा 50/5, 10 रुपए प्रति किलोमीटर भाड़ा। 10 रुपए समझ में आ गया। आगे बात करें, x का मान यहां से मिल जाएगा y रखते ही। समीकरण 3 से हम डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर ऐसा लिख लेना आप लोग। यहां पर आएगा x बराबर 155 माइनस 15y का मतलब है 15 और y मतलब 10, तो ये आ गया 155 माइनस 150 मतलब 5 रुपए फिक्स है। आपने बुकिंग कराई, 5 रुपए तो पहले ही कट गए। अब पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये है टैक्सी वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका। और ये क्वेश्चंस आगे हर प्रश्नावली में आएंगे और इसी पैटर्न के आएंगे लगभग, और इसी तरह से समीकरण बनेगी। बस किसी में प्रतिस्थापन से निकाल रहे होंगे, किसी में दूसरे तरीकों से निकाल रहे होंगे। ये बात है, करने का तरीका यही रहेगा, बस ये वैल्यूज चेंज आएंगी, बाकी सब सेम आएगा। तो एक क्वेश्चन अगर आपने ढंग से कर लिया तो आगे बहुत काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला शुरू करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है भिन्न से संबंधित, ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए यदि किसी भिन्न के, भिन्न किस तरह की होती है, जैसे 9/11 हो गई, 5/6 हो गई, ये भिन्न होती है, भिन्न संख्याएं होती है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 बन जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न पूछी है, भिन्न होती है बटे में, जिसमें अंश और हर हो, तो केवल पूछा तो भिन्न ही है, लेकिन भिन्न अंश और हर दोनों से मिलकर बनी रहती है, इसलिए इसको बोलेंगे x/y। मान लो अंश x है और हर y है, तो 2 मान हो गए ना x और y, मान लिए हमने, और उसके बाद 2 समीकरण मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो यहां पर लिखने का तरीका ये रहेगा, माना भिन्न x/y है, जिसका मतलब क्या हो गया, अंश है x और हर है हमारा y। ठीक है, अब बात करें, देखो यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ दो, अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, तो वह 9/11 हो जाती है। 9/11, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। दूसरा, यदि अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यहां भी 3 जोड़ दो, यहां भी 3 जोड़ दो, तो वह क्या बन जाती है, 5/6। 5/6 बन गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। यहां तक मेरे ख्याल से अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आगे तो हम बना ही लेंगे, मेन तो यहीं तक था। सिंपल हमने भिन्न अज्यूम करी x/y, पहले बोला कि अंश और दोनों में 2 जोड़ो और 9/11 बना लो उसको, और 3 जोड़ो तो वो 5/6 बन जाएगी। जरूरी नहीं है सेम जोड़ने को बोले, ऐसा भी बोल सकता है अंश में 2 जोड़ो, हर में 3 घटाओ या 5 घटाओ, तो 2 जोड़ करके यहाँ -5 करना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रश्नों में ये अलग अलग चीज जोड़ने और घटाने को बोल सकता है, उसके हिसाब से हमें समीकरण बना लेनी है। और यहां तक बनाने के बाद यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आगे का काम हो जाएगा अपना। आगे मेन समीकरण जैसे हमें दिखती है बाकी की समीकरण वैसे दिखने लगेगी। देखो 11 यहां पर ले जाओ और 9 के साथ ये y+2 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बनेगा, 11x तो यहां पर आ गया, 11 × 2 22, और 9y यहां पर आ गया, और 9 × 2 18। तो कितना बनेगा, ये बनेगा 11x बराबर 9y, और 22 को उधर ही माइनस में ले जाओ तो 18 - 22, तो ये बन गया 11x बराबर 9y माइनस में 4। एक समीकरण तो यहां से आ गई, लेकिन यहां से एक काम करो, x ही निकाल लो डायरेक्ट, वैसे भी रखना पड़ेगा x का मान निकाल करके, तो डायरेक्ट x निकल ही रहा है, 9y - 4/11, ये समीकरण नंबर 3 ले लो। ये काम की सीधी मिल गई हमने को x, यहां से x का मान इधर से जो समीकरण बनेगी उसमें रख देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो देखो यहां पर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप सेम उसी तरीके से, तो 6 × x + 3 तो यहां से मिल गया, और 5 × y + 3 यहां से मिल गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, पहले 6 को मल्टीप्लाई करो फिर 5 को मल्टीप्लाई करो। तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस में 6 × 18, और जब 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5y और प्लस में 5 × 15। बस 18 को उधर ले जाओ या 15 को इधर ले आओ, जो भी आपको ठीक लगे। तो 6x प्लस में 18, मान लो मैं 15 इधर लाता हूं तो -15 बराबर 5y, तो ये हो गया 6x प्लस में 3 बराबर 5y, ये समीकरण नंबर 4 है। समीकरण 3 से 4 में x का मान रख दो, समीकरण 4 में x का मान रखने पर कितना बनेगा, देखो इधर अगर यहाँ x रखें तो 6 से गुणा होगा ये, तो ये बनेगा 9y - 4/11 × 6 और प्लस में 3 बराबर में 5y। 6 गुणा कर दो ऊपर, 6 गुणा करोगे तो ये बनेगा 9 × 6 = 54y, और माइनस में 6 × 4 = 24 और बटे में 11, प्लस में 3 बराबर में 5y। कितना बनेगा, एलसीएम लो 11, अपने आप समझ में आ जाएगा। एलसीएम लें तो ये बनेगा 54y - 24 प्लस में 33, अगर 11 एलसीएम लेते हैं तो, और बराबर में 5y। तो ये बनेगा, देखिए अब यहाँ ये तो हो जाएगा सॉल्व, और 11 उधर गुणा हो जाएगा,
तो ये बनेगा 54y माइनस, देखो 24 और ये 33 प्लस का है तो प्लस का बचेगा, ये तो कितना बचेगा 9, और 11 उधर जा रहा है तो 11 गुणा 5 55y, इस 54y को भी उधर ले जाओ आप, तो ये बन जाएगा फाइनली 9 बराबर 55y माइनस 54y, दोनों को घटाओगे तो सिंपल y बच जाएगा, तो y का मान आ गया यहां से 9, y तो हमारे पास आ गया, y का मान आ गया तो समीकरण 3 में रख दो, x का मान भी आ जाएगा, तो समीकरण 3 में मान रखोगे तो x कितना आएगा, ये आएगा 9y, y मतलब 9, y का मान भी 9 ही है, माइनस 4 तो माइनस का 4 और बटे में 11, 9 नाम 81 माइनस 4 बटे 11, 81 में से 4 गया तो 77 बचेगा, तो ये आएगा 77 बटे 11 मतलब 7, x का मान 7 आ गया, y का मान 9 आ गया, तो भिन्न थी हमारी x बटे y, तो वो हमारी बन जाएगी 7 बटा 9। अब आप चेक भी कर लो, आसानी से चेक भी हो जाएगा, अंश और हर दोनों में उसने बोला था कि 2 जोड़ दें तो 9 बटे 11 बनना चाहिए, चेक करते हैं, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना जरा, ये मैंने दोनों जगह 2 जोड़ दिया तो 9 बटे 11 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, और अंश और हर में 3 जोड़े, 3 जोड़ो तेरा, 7 प्लस 3 और 9 प्लस 3, तो ये 10 बटे 12 बन रहा है, जो 2 के पहाड़े से काटोगे तो 5 बटे 6 ही आएगा, तो 3 जोड़ दे तो वो 5 बटे 6 हो जाती है, तो भिन्न क्या मिल गई 7 बटे 9। तो ये भिन्न वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन से हैं, मेन आपको ये 2 समीकरण बनानी है, कैसे बनानी है, वो अंश और हर में कुछ जोड़ने या घटाने को बोलेगा और नई जो भिन्न बनेगी वो भी दे देगा, तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं x और y में कुछ जोड़ के और घटा करके, इस तरह से डिवाइड में चलता है इसमें, ये इसी फॉर्मेट में बनाई जाती है इक्वेशन, हमेशा भिन्न वाले क्वेश्चंस बहुत आसान से होते हैं, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट पार्ट है छठा पार्ट, वो देखते हैं, बहुत ही बढ़िया है, वो भी आयु से संबंधित प्रश्न है, एक बार तो हमने कर भी लिया है 3.1 प्रश्नावली में, ये दूसरी बार स्टार्ट करते हैं। देखो छठा पार्ट है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो जैकब की वर्तमान आयु बतानी है, जैकब और उसके पुत्र की दोनों की पूछी जा सकती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन 2 लोग हैं, एक तो है जैकब और एक है उसका पुत्र, 2 लोग हैं, और किस किस बारे में बात चल रही है, मतलब किस किस एज के बारे में, 5 वर्ष बाद की बात चल रही है और 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, ये अपने काम की डेटा है। पहले तो शुरुआत में आयु वाले प्रश्नों को कैसे करना है मैंने बताया था आपको, जो भी लोग हैं, जो भी 2 लोग हैं, जनरली 2 ही लोग मिलेंगे आपको, उनको सिस्टमेटिकली लिख दो, जैसे 2 लोग हैं जैकब और उसका पुत्र, तो यहां लिखोगे जैकब और यहां लिखोगे उसका पुत्र, जैकब और पुत्र लिख लिया आपने, उनकी सबसे पहले लिखी जाएगी वर्तमान आयु, हमेशा क्वेश्चन में पूछे नहीं पूछे ये पहले लिखना ही है आपको। उसके बाद जो भी इसने बोला है इधर एक्स्ट्रा में, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आयु और 5 वर्ष पूर्व आयु, ये क्वेश्चन में हमें बना लेना है, इतना तो आयु के प्रश्नों में। वर्तमान आयु हमेशा मानोगे आप, जैकब की x वर्ष मान ली, उसके पुत्र की y वर्ष मान ली। 5 वर्ष के बाद, आज x आयु है तो 5 साल बाद तो 5 ज्यादा ही होगी, तो ये x प्लस 5 हो जाएगी, और y वर्ष आज की डेट में है तो 5 साल बाद y प्लस 5 हो जाएगी, दोनों की आयु बढ़ेगी 5-5। और 5 वर्ष पहले की बात करें तो वर्तमान आयु से 5 कम हो जाएगी, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष कम थी, तो x में से 5 कम करोगे तो x माइनस 5 ये हो जाएगी और y माइनस 5 ये हो जाएगी। तो ये हमने आयु बना ली इनकी। अब देखो क्या बनेगा आगे, यहां के बाद में अब समीकरण बनाना शुरू करेंगे, तो ये मैं बना देता हूं लाइन से एक बार। हाँ अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से वापस से। 5 वर्ष बाद की बात पहले चल रही है, तो सबसे पहले तो इस वाले कॉलम की बात चल रही है, इस वाले कॉलम के हिसाब से देखो क्या समीकरण बनेगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु मतलब x प्लस 5, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु कितनी है y प्लस 5, इसकी कितनी गुनी करनी है 3 गुनी, खत्म बात। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी,
और 5 वर्ष पूर्व, मतलब इस सिचुएशन में 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु मतलब x - 5 जो है वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की आयु मतलब y - 5 और उसका 7 गुना मतलब ये 7 आ गया। इससे दो समीकरण बन जाएंगे आराम से। तो देखो कैसे बनेंगे, यहां से एक समीकरण तो आएगा, देखो x + 5 बराबर 3y + 5 दिया 15। तो यहां से x का मान आ गया 3y + 15 - 5, ये 5 उधर ले गए अपन और माइनस का 5 हो गया। तो x आ गया 3y + 10। समीकरण नंबर 1 ये आया। x बना बनाया मिला है, सीधा मान ही रखना है दूसरे में। दूसरा समीकरण पहले बना लेते हैं हम लोग। यहां से ये आएगा x - 5 बराबर 7y - 7 पंजे 35। ये माइनस का 5 उधर ले जाओ, प्लस में बना लो। तो ये बन जाएगा x बराबर 7y - 35 और प्लस का 5। कितना बनेगा, x बराबर बन रहा है 7y - का 30, -35 + 5 -30 बन गया। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण में साफ साफ x के मान तो निकले ही पड़े, किसी भी समीकरण से उठा करके दूसरे में रख दो। तो समीकरण 1 से x का मान 2 में रख रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान 2 में रखेंगे तो ये 3y + 10 यहां आ जाएगा। 3y + 10 मैंने यहां ले लिया और बराबर में 7y - 30। x वाले y वाले सारे एक तरफ, अचर पद एक तरफ, तो ये 3y उधर ले जाओ और ये 30 को इधर ले आओ ताकि प्लस में ही चलता रहे सब कुछ। कितना बनेगा, 10 तो इधर है, -30 इधर आकर के प्लस का 30 हो जाएगा और 7y इधर था, 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। कितना बना ये, 10 और 30 मिलकर के 40 हो गया और 7y में से 3y गया तो 4y हो गया। तो y हमारा आ गया 40/4 मतलब 10 वर्ष। y मतलब उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। किसी भी एक समीकरण में रख दो, जैसे समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं, तो समीकरण 1 से हमें x भी मिल जाएगा। x बराबर है 3y, y मतलब 10 प्लस में 10, कितना हो गया 30 प्लस में 10 मतलब 40 वर्ष। ये हमारा आंसर आ गया। तो जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ये फाइनल आंसर है। तो आयु वाले प्रश्नों में मेन है ये टेबल बना लोगे तो आगे समीकरण इतना मुश्किल नहीं है और सॉल्व करना तो बहुत ही आसान होता है। सॉल्व करने की तो आप छोड़ ही दो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मेन है ये टेबल के लिए फिक्स है, जो 2 लोग हैं वो यहां लिखो, वर्तमान आयु फिक्स कर लो, ये तो लिखनी ही है। उसके बाद प्रश्न में जो जो बोला है वो इधर लिख लो, उसके हिसाब से समीकरण बना लो, ठीक है। तो ये तरीका है आयु वाले प्रश्नों को करने का। अब फाइनली 3.3 प्रश्नावली तो कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो से हम लोग 3.4 प्रश्नावली के उदाहरण करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से और नए वीडियोस जल्दी बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।